दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का गौरंगा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है हम लोगों ने पॉलिटी की एक एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 3 पार्ट आपके सामने मिला चुका हूं और आज उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने 4th पार्ट लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं राष्ट्रपति का, और यहां पर मैं 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक पॉलिटी के आपके सामने लेकर आने वाला हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़कर एग्जाम में चला जाता है और वहां पर उसे फेस करना होता है क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों, सबसे अच्छा किसी सब्जेक्ट पर कमांड बनाना मेरी नज़र में तो क्वेश्चंस के थ्रू है। आप बाजार में कोई भी एमसीक्यू वाली बुक हो उसको लेकर आइए, उसके क्वेश्चंस को करिए। जैसे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिटी में राष्ट्रपति। आपका काम क्या होना चाहिए, मेरे राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे वीडियो आप एक बार यहाँ पर देख लो। उसके बाद कोई भी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है पॉलिटी की, वो सिर्फ एमसीक्यू होनी चाहिए दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होनी चाहिए, ना कि कोई थ्योरी की बुक लेकर आओ और उसमें राष्ट्रपति का जो टॉपिक है आप उससे प्रश्न लगाओ। नो डाउट आप देखेंगे कि सारे प्रश्न आपके, अगर आपने मेरे वीडियो सीरियसली देखे हैं, 1 बाय 1 ढंग से देखे हैं, तो आपके सारे प्रश्न राष्ट्रपति के वहां से हो जाएंगे। और यही आपको चाहिए भी। दोस्तों, मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा और एक से एक सभी सब्जेक्टों के लेकर आऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपके सभी दोस्तों को हमारे साथ जोड़ना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अगला जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिक जीके है, जिसकी हम श्रृंखला लेकर आएंगे पॉलिटी के साथ साथ पैरेलली। पर मैं वो स्टैटिक जीके की जो सीरीज है वो मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, अब आपके हाथ में कि 1000 सब्सक्राइबर कब कंप्लीट होते हैं और मैं कब वो सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगा। उसमें भी मैं आपके सामने स्टैटिक जीके के 1000 प्रश्नों को कराऊंगा, और विद आपने देखा ये मेरे हर एक क्वेश्चन के बाद उसका ढंग से एक्सप्लेनेशन कराया जाता है। यदि आप मेरे सभी वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम में जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे दोस्तों, और यही आपको चाहिए भी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज का पार्ट नंबर 4। देखिए, जैसा आप देखते होंगे मेरे जो पार्ट आ चुके हैं उनमें मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिगार्डिंग देता हूं। तो आज उसी कड़ी में मैं आपके सामने राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, आप ये जानते होंगे कि 2 तरह के बिल होते हैं। एक होता है प्राइवेट बिल और एक होता है गवर्नमेंट बिल। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 99% जो बिल होते हैं, 99 क्या, मैं कहता हूं 99.99% जो बिल होते हैं वो गवर्नमेंट बिल होते हैं। गवर्नमेंट बिल मिनिस्टर्स के द्वारा लाए जाते हैं, मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं, जबकि प्राइवेट बिल संसद का कोई भी सदस्य लेकर आ सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बिल हमारे संसद में रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, वह पास हो जाता है। उसके बाद यदि वह बिल
राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तभी उसे एक्ट में तब्दील किया जाता है, अधिनियम में तब्दील किया जाता है। वह अधिनियम कब बनता है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद। यदि राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता है तो वह एक्ट नहीं बन सकता है। अब दोनों बिल मान लेते हैं हम कि बिल जो है दोनों सदनों से पास हो गया और अंत में कहां जाना है उसे? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर, राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? विधायिका शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। इसमें राष्ट्रपति जो है वीटो पावर का यूज करता है। जैसा आप यहां पर पढ़ भी रहे होंगे, व्हेन ए बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन पास द बिल एंड बिफोर द बिल बिकम्स एन एक्ट। लिखा हुआ है कि बिल एक्ट बनने से पहले इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द इंडियन प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल। यानी एक्ट बनने से पहले उसे कहां जाना होता है? प्रेसिडेंट के पास जाना होता है। अब प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर है उसमें 3 तरह की वीटो पावर होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि या तो प्रेसिडेंट क्या करता है? उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, या फिर क्या करता है? रिटर्न द बिल, या बिल को लौटा देता है, और विद होल्ड हिज और हर असेंट टू द बिल, यानी कि वह अपनी जो बिल पर सहमति है उसको होल्ड पर डाल देता है। तो 3 तरह से वह वीटो पावर का यूज कर सकता है, जिसमें सबसे पहले वीटो पावर है एब्सोल्यूट वीटो पावर। और ये जो वीटो पावर है राष्ट्रपति की, ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 111 में दी गई है। सबसे पहली वीटो पावर है एब्सोल्यूट वीटो पावर। इस वीटो पावर में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब बिल असेंट के लिए आता है, उसकी सहमति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उस बिल पर साइन करने से डायरेक्ट मना कर सकता है। यानी वो क्या करता है? सीधे सीधे मना कर सकता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं। हमारे संविधान में एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल करने के भी कोज दिए हुए, कारण दिए हुए कि कौन कौन से बिल पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला तो राष्ट्रपति जो एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज है वो कौन से बिल पर कर सकता है? प्राइवेट बिल पर। और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं गवर्नमेंट बिल, एक होते हैं प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल पर वह एब्सोल्यूट वीटो पावर का, आत्यंतिक वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कब कर सकता है? जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि संसद के दोनों सदनों से कोई बिल पारित हो गया। अब वह साधारण बहुमत से हुआ है, इस विशेष बहुमत से हुआ है, प्रभावी बहुमत से हुआ है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि 3 प्रकार की मेजॉरिटी होती है। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, जिसको साधारण बहुमत कहते हैं, एक होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, और एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। ये तीनों की तीनों जो मेजॉरिटी है वो मैं आपको बताने वाला हूं मेरे कमिंग वीडियोस में। तो दोस्तों आप जो है हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। ये मान लीजिए कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियोस, ओके। तो यहां पर दूसरी, अगर यहां पर देखें तो दूसरा कौन सा कारण जिसमें राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज कर सकता है, वो है आपका कि जब संसद के दोनों सदनों से मान लो कोई बिल पास हो जाता है और वह राष्ट्रपति के पास उसकी असेंट के लिए जाता है, सहमति के लिए जाता है, उसी दौरान अगर संसद का जो कार्यकाल है, जो लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है, वो खत्म हो जाता है, यानी कि नई लोकसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। उस समय क्या होता है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है, चुनाव के बाद जब नई सरकार बनती है, तो यदि वह सरकार अपनी पुरानी जो गवर्नमेंट रही है
उसके बिलों को रोकना चाहे तो राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज कर सकता है। ये लिखा भी हुआ है कि जब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से पहले मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है या जो लोकसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ये एडवाइस दे सकता है कि वह पुराने मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, खारिज कर दे। तो दो तरह से यहां पर एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे, आपके मन में प्रश्न भी आया होगा कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया है। तो मैं वो भी आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखिए, आप अगर मेरे वीडियो को देखेंगे और जितने भी डाउट आपके मन में वीडियो देखते देखते अराइज होते हैं, उन सब के सॉल्यूशन उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो एज ए स्टूडेंट लेकर चल रहा हूं कि एक स्टूडेंट जब मेरे वीडियो को देखेगा तो उसके मन में क्या क्या डाउट उठ सकते हैं, क्या क्या प्रश्न अराइज हो सकते हैं। तो अब ये अगर देखेंगे तो आंतरिक वीटो शक्ति का जो इस्तेमाल है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। 1954 की बात है। 1954 में एक बिल आया था जो था पेप्सू बिल। पेप्सू मतलब पटियाला एंड स्टेट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन, यानी पहले पुराना जो पंजाब का पुराना नाम था वही पेप्सू था और उसी से रिगार्डिंग ये बिल था। हुआ ये था कि राष्ट्रपति के पास जब ये बिल गया तो राष्ट्रपति ने इसको सीधे सीधे मना कर दिया, वापस लौटा दिया, साइन करने से मना कर दिया, पारित करने से मना कर दिया। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि बताइए निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज किया है। तो आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो दूसरी वीटो पावर है आपके सामने सस्पेंसिव वीटो पावर। सस्पेंसिव वीटो पावर की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो शक्ति। देखिए, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल असेंट के लिए आता है, उसकी सहमति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उस बिल को एक बार वापस संसद को लौटा सकता है पुनः विचार के लिए कि भाई आप इस पर एक बार और विचार करो, ठीक है। पर यदि वह बिल संसद वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी होती है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। और आप देख भी रहे होंगे ये जो सस्पेंसिव वीटो पावर है इसका इस्तेमाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2006 में किया गया था, जब मनमोहन सिंह की सरकार में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को लेकर एक बिल पारित हुआ था, पास हुआ था। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि लाभ के पद को लेकर समय समय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो संसद समय समय पर लाभ के पद को लेकर कानून बनाती भी है। तो राष्ट्रपति के पास जब यह बिल आया तो एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस बिल को एक बार पुनः विचार के लिए भेज दिया। हालांकि बाद में यह बिल वापस संसद से पारित होकर आया और इस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने सिग्नेचर करने पड़े, उनको अपनी सहमति देनी पड़ी, क्योंकि एक बार ओनली वंस यहां लिखा हुआ है, केवल एक बार वह रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। यदि बैक टू द प्रेसिडेंट आ जाए, यानी वापस राष्ट्रपति के पास आ जाए, तो प्रेसिडेंट हैज टू, बाध्यकारी है प्रेसिडेंट, गिव हिज असेंट ऑन टू इट, यानी अपनी जो सहमति उसे देने के लिए बाध्यकारी है। और इसका इस्तेमाल कब किया गया है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका इस्तेमाल किया था। और तीसरी वीटो शक्ति है आपके सामने पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर क्या होती है? देखिए, इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल वह दो प्रकार के बिल में नहीं करता है। एक तो मनी बिल। किस बिल में नहीं करता दोस्तों? मनी बिल में।
क्योंकि जब मनी बिल संसद में रखा जाता है, और यूं कहूं कि मनी बिल को सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, क्योंकि मनी बिल पर राज्यसभा के पास केवल 14 दिन की पावर होती है। यानी अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को पारित कर देती है तो ठीक, और नहीं करती है तो ये मान लिया जाता है कि वह राज्यसभा से पारित हो चुका है। तो पहली बात तो मनी बिल को कहाँ रखा जाता है, कहाँ तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मनी बिल आपके संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो मनी बिल के बारे में आपके संविधान के अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर होता क्या है कि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, तो इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले ही राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, पूर्व सहमति की जरूरत होती है। अब आप मुझे बताओ, जब पूर्व सहमति राष्ट्रपति ने दे दी तो उस पर रिकंसिडरेशन का कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो राष्ट्रपति एक तो मनी बिल पर सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है, और दूसरा यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन बिल, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 368 में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पॉलिटी ढंग से पढ़नी है तो याद रखना, कभी कोई भी सब्जेक्ट पर अगर अच्छी कमांड बनानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के द्वारा ही बनाई जा सकती है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, और यकीन मानिए इस फील्ड में तो बहुत तजुर्बा है, इसलिए आपको मैं गलत राय नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप खुद कहेंगे, चाहे आप पॉलिटी के टीचर भी हैं, कहीं पॉलिटी पढ़ाते भी है, तो भी आप यकीन मानेंगे कि यार सच में इस बंदे ने अच्छी पॉलिटी यहाँ पर पढ़ा रखी है। और आपने अगर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो और पॉलिटी पढ़ भी रहे होंगे कहीं, तो भी आप देखेंगे कि वास्तव में मैं कुछ हटकर और अच्छा लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आपको ऐसा मानता हूँ कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ। चूंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए क्लासरूम सब बंद हैं, तो मैं आपके सामने एज ए फैकल्टी, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज का। ठीक है, तो यहां पर 2 बिल पर वह सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कौन कौन से बिल हो गए? मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है, 368 में है। और मनी बिल कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 110 में है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अब तीसरी मैं आपको बता रहा हूं, पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर में क्या होता है दोस्तों, इसमें ना तो वो एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करता है, ना सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज करता है, वो पॉकेट वीटो पावर का यूज भी कर सकता है। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति उस बिल को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ऐसा नहीं कि पॉकेट के अंदर रखता है, अपनी टेबल पर रख देता है, और इनफाइनाइट टाइम के लिए रख सकता है, अनिश्चित काल के लिए रख सकता है। यानी वह न तो उसे सहमति देता है, न उसे रिजेक्ट कर रहा है, न उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, वह उस बिल पर कुछ नहीं बोलता है, उस बिल को टेबल पर रखा ही रहता है जब तक उस राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब इस पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल भी हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह 1986 में, जब राजीव गांधी की सरकार थी। और राजीव गांधी की सरकार में ये एक बिल आया था, बिल रिलेटेड था इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है, भारतीय डाकघर विभाग से रिलेटेड था ये बिल। इस बिल पर ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में जब राष्ट्रपति आर वेंकटरमन बने थे तब उन्होंने इस बिल पर मंजूरी दे दी, पर ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल में उन्होंने इस बिल पर पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दूसरा जब राष्ट्रपति नया बनता है तो वह उस पर अपनी सहमति दे सकता है, ठीक है। तो एक जरूरी नहीं है कि भाई वह बिल पॉकेट वीटो पावर में है तो वो हमेशा के अनिश्चित काल के लिए, अगर कोई नया राष्ट्रपति उस पर चाहे, बाध्यकारी नहीं है, चाहे तो अपनी सहमति देकर उसे एक्ट में तब्दील कर सकता है।
चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। मुझे उम्मीद है आपको वीटो पावर का डाउट क्लियर हो गया होगा। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मैं सारे पॉइंट कवर करके चल रहा हूँ। ये सीरीज जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, एसएससी के कोई से भी एग्जाम में, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, और मैं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई एग्जाम है जिसमें पॉलिटी आती है। पॉलिटी के 3 से 4 प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में, मैंने देखा भी है ट्रेंड यहाँ पर। और जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उनको सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं 1000 प्रश्न लेकर आऊंगा तो 1000 प्रश्न में ये मान लीजिए टॉपिक तो सारे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं जो पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है और वो मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए आप प्रश्न को। इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, इट विल मीन द रेजिग्नेशन ऑफ द। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हिंदी में भी प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया हुआ। मेरे कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों को ध्यान में रख के मैं यहाँ पर कंटेंट बना रहा हूँ। दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे यार दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। यदि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो इसका मतलब क्या होगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे बताइए। क्या केवल प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, या प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी, या प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और अध्यक्ष इसमें इस्तीफा देंगे? तो इसका मतलब क्या होता है? भारत का, देखिए भारत का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब सरकार गिर चुकी है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद यहां पर क्या कर सकता है? इस्तीफा देता है। संपूर्ण, टोटल मतलब टोटल मिनिस्ट्री जो है उसकी, टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहां पर इस्तीफा देती है, उसका मतलब ये समझा जाता है। और सरकार होती क्या है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वही सरकार होती है। जैसे वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत जिसका होता है उसी की सरकार बनती है, उसी का मंत्रिपरिषद बनता है। तो ये समझा जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कौन किसको इस्तीफा देता है, एक बार इसकी लिस्ट बता दो। तो दोस्तों मैं, समय लगा है नो डाउट, पर मैं आपके सामने जितने भी पार्ट 5 में पोस्ट हैं और वो किस किस को इस्तीफा देते हैं वो टेबल बनाकर लेके आया हूं। देखिए यहां पर अगर सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसको इस्तीफा देता है? तो राष्ट्रपति इस्तीफा देता है वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट किसको इस्तीफा देगा? तो वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देता है भैया प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर किसको देगा? बिल्कुल राष्ट्रपति को देता है। बाकी लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को छोड़कर, देखिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसको अपॉइंट करता है कौन? राष्ट्रपति। और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इसलिए जब भी वो इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों किसको इस्तीफा देते हैं? तो दोनों इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। इसी प्रकार जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं वो किसको इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जो अपॉइंट किए जाते हैं एटलीस्ट वो सब लोग तो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा देते हैं। यहाँ पर अगर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दें, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नर भी किसको इस्तीफा देगा? प्रेसिडेंट को ही इस्तीफा देगा। जज ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो जज ऑफ हाई कोर्ट किसको इस्तीफा देंगे? प्रेसिडेंट को इस्तीफा देंगे, क्योंकि जज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की जो स्पीकर है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो 70वीं लोकसभा चल रही है अभी वर्तमान में, और इसके स्पीकर कौन है? तो इसके स्पीकर है ओम बिरला जी, जो कि कोटा लोकसभा सीट से हैं, राजस्थान में कोटा लोकसभा सीट से हैं।
तो ये किसको इस्तीफा देंगे? ये देते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको देंगे? बिल्कुल लोकसभा के स्पीकर को देंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा के उपसभापति किसको इस्तीफा देते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यानी अगर कोई कोई उपराष्ट्रपति होगा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा? राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। ठीक है, और राज्यसभा का सभापति किसको इस्तीफा देगा? चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो होता है वो एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट किसको इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। ये उल्टा मत कर देना आप, ऐसा नहीं कि जैसे लोकसभा का स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को दे रहा है, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को दे रहा है, तो इसी प्रकार डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दे रहा है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दे रहा है। ऐसा नहीं होगा भाई। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चूंकि एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको बता चुका हूं इस्तीफा किसको देगा? तो प्रेसिडेंट को देगा। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियों के कारण असफल हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी माइनर एरर भी आप करो एग्जाम में। मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखिए यहां पर आ गया ना कि संसद के जो सदस्य होते हैं वो किसको इस्तीफा देते हैं। तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य किसको इस्तीफा देंगे? स्पीकर को इस्तीफा देंगे, यानी लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा देंगे। और राज्यसभा के सदस्य होंगे तो किसको इस्तीफा देंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इस्तीफा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 5 में जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, जिनके एग्जाम में प्रश्न आए भी हुए हैं, मैंने कई प्रश्न एग्जाम में देखे हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 32 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चलिए, यानी कि पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? देखिए सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने हैं दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर कई लोगों ने गलत दिया हुआ है, जबकि मैं आपको विद रीजन यहाँ पर आंसर दूंगा। देखिए, मेरे अगर कोई प्रश्न को मैं सोल्व करवा रहा हूँ तो उसका पीछे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ कि वो आंसर ऐसा क्यों हुआ, और आप समझ भी रहे होंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या करो कि जितने प्रेसिडेंट हुए हैं उन सब के, अच्छा वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर के हैं? तो वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है वो 14th नंबर के हैं, और कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस पार्टी के थे दोस्तों? तो वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी से थे वो, यानी ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं थी, नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट तो नहीं थे। तो यहां पर सबसे पहले जो नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट बने हैं वो बने आपके डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, इनके जन्मदिन पर कब आता है इनका जन्मदिन? 5 सितंबर को आता है, और 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हम मनाते हैं भारतीय शिक्षक दिवस, इंडियन टीचर्स डे। ठीक है, इनके जन्मदिन पर। तो अब बताइए इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरे वीडियो में मैं स्टैटिक जीके, करंट, पॉलिटी सब कुछ कवर करूंगा, क्योंकि मैं ही सारे सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आऊंगा। सारी सीरीज जो लेकर आऊंगा वो मैं खुद लेकर आऊंगा, और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे अगर आप लोग मुझसे पढ़े भी होंगे तो आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, गैर राजनीतिक दल से थे। हिंदी में भी यही है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए, एस राधाकृष्णन के बारे में अगर मैं 2-3 पॉइंट और बताऊं तो ये और एक थे हामिद अंसारी। ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो लगातार 2 कार्यकाल में काम किया है। एक तो एस राधाकृष्णन और एक थे आपके हामिद अंसारी। ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे, हामिद अंसारी जो थे, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो 10 सालों के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। इनके अलावा जितने भी उपराष्ट्रपति रहे हैं वो एक कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं, और उपराष्ट्रपति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये क्या बन गए? भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है,
चलिए, तो यहां पर मैं आपके लिए पूरे, मुझे पता है ना आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक काम करो कि पूरे जो जितने भी राष्ट्रपति हैं वो किस पार्टी से हैं, उन सबके एक लिस्ट बता दो। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप या तो मुझे मेरे नंबर 9958014853 देखिए इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको इस पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। या आप क्या कर सकते हैं, अगर इस पर व्हाट्सअप नहीं कर सकते तो आप गौरंगा क्लासेज का एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, ठीक है, आप उसको सर्च करिएगा, गौरंगा क्लासेज के नाम से है, बिना स्पेस के, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इसका पीडीएफ चाहते हैं या नहीं चाहते, या अपना नोट्स खुद बनाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति अगर बात करें प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद की, तो वो कौन सी पार्टी से थे, मैंने आपको बताया है इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से थे। तो पहले जो है गैर राजनीतिक पार्टी से कौन थे, एस राधा कृष्णन। दूसरे कौन थे, जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन के बारे में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जाकिर हुसैन जो है पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। और उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार उन्होंने संभाला था, हालांकि उन्होंने 2 महीने में ही अपना इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई और वीवी गिरी जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो ना तो उपराष्ट्रपति का पद पर कोई है ना राष्ट्रपति के पद पर कोई है। तो उस केस में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं। और उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला। और बाद में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए तो वीवी गिरी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनकर आए चुनाव के बाद, ठीक है। अगले हैं फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी, ये भी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। और इनके समय जो भारत के उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर बीडी जत्ती, ठीक है। और बीडी जत्ती ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आए थे नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी का आज की क्लास में एक प्रश्न भी है, तो वो ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे जो गैर कांग्रेसी रहे। ये भी आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि गैर कांग्रेसी, अगर ये पूछ ले कि भैया पॉलिटिकल पार्टी से तो थे पर गैर कांग्रेसी थे, तो वो थे जनता दल के थे, ये नीलम संजीव रेड्डी, NS रेड्डी, ठीक है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं नीलम संजीव रेड्डी, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी नीलम संजीव रेड्डी ही थे, ठीक है। यहां पर ये अगला प्रेसिडेंट जो है वो है ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था 1986 में। याद आ रहा है कुछ, मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। तो ये कौन सी पार्टी से थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे। अगले आप देखेंगे आर वेंकटरमन, मैंने बताया भी था कि ज्ञानी जेल सिंह के बाद जो राष्ट्रपति बने थे आर वेंकटरमन, इन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल को सहमति दे दी थी, ठीक है। अगला है शंकर दयाल शर्मा, ये भी कौन सी पार्टी से थे, आईएनसी से थे, ये भी आईएनसी से थे। और KR नारायण, ये इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, किसी भी पार्टी से नहीं थे। और दूसरे पीपल ऑफ प्रेसिडेंट भी इनको कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं पीपल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, पीपल ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो भी किसी पार्टी से नहीं थे, गैर राजनीतिक दल से थे। प्रतिभा पाटिल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की गवर्नर थी। प्रणब मुखर्जी जो है वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे। अगर बीजेपी का आप देखेंगे तो बीजेपी के पहले ऐसे
प्रेसिडेंट जो बीजेपी पार्टी से हैं, वो वर्तमान प्रेसिडेंट भी हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों ये? तो ये हैं 14 नंबर के। तो 14 के 14 जो प्रेसिडेंट है उनकी लिस्ट आपके सामने है, और आपको अगर श्रृंखला में भी याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। बाकी सारे प्रेसिडेंट जो है या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं या फिर इंडिपेंडेंट है। एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो बीजेपी से हैं, वो है रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो कब चुने गए हैं? 2017 में। अगला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट फिल अप विथ इन। बिल्कुल, प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है, तो उससे कितने महीने पहले राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए? तो ये जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मंथ का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? 6 महीने के भीतर। और ये कब होता है दोस्तों? देखिए, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तो उससे पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 62 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 आपसे कहता है कि जब कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो नया राष्ट्रपति उससे पहले ही चुन लिया जाना चाहिए। और वह आर्टिकल नंबर 62 ही यह कहता है कि यदि अकस्मात अगर हमारे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट तो कौन कार्य करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो कितने महीने के अंदर अंदर चुने जाने चाहिए? तो आंसर आएगा 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर जो है उन्हें चुन लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, द सिंगल इंस्टांस ऑफ द यूनानिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज द इलेक्शन ऑफ। यानी ये कह रहा है दोस्तों कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये किस पार्टी से थे? ये थे आपके जनता दल से। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी वो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूं। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं जो सबसे यंग एज में बने हैं, और वो कौन सी एज है? 64 साल, 64 ईयर में बने हैं। बाकी जितने भी राष्ट्रपति वर्तमान में बने हैं या पहले बने हैं तो वो सब 64 साल की उम्र से ज्यादा उम्र में बने हैं। तो यदि आपसे प्रश्न कभी पूछे कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए नीलम संजीव रेड्डी। एक एक प्रश्न प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट का टॉपिक पॉलिटी में है और उसके कोई प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आपने मेरे सभी वीडियोस देखे होंगे तो आपको वो प्रश्न आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। बस आपको बहुत सीरियसली पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, और आप देख लेना, ऐसा वीडियो आपको कहीं भी YouTube पर नहीं मिलेगा। ये मेरा भी वादा है आपसे। मैंने भी ऐसे बहुत देखे हैं पर ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा आपने, और कि एक एक चीज बेसिक पॉइंट क्लियर किए हैं आप लोगों के जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो घुमाता यहीं पर ही है। अगला पॉइंट आप देखेंगे इसमें, ही बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी भारत के पहले और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, जिनके सामने कोई भी नहीं था। एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री बताना चाहूं तो उस समय जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो 37 लोगों ने नामांकन फाइल किया था। आप जानते हैं किसी भी चुनाव में, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो हर कोई सरपंच के लिए खड़ा हो जाता है, ML या फिर वार्ड मेंबर के लिए खड़ा हो जाता है, और वो क्या करता है? नामांकन फाइल करता है। सबसे पहला काम ही ये होता है। तो उस समय जो है 37 लोगों ने नामांकन फाइल किया था, पर जैसे ही नामांकन फाइल हुआ तो जो 36 लोग थे
उनके नामांकन को रिजेक्ट कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, वहां पर जो अधिकारी था उसने 36 लोगों के किसी कारणवश, जो भी कारण रहा हो, उनके नामांकन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब आपको पता है कि भैया एकमात्र कौन बचे, नीलम संजीव रेड्डी बचे, क्योंकि वही राष्ट्रपति बनेंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी ही एकमात्र ऐसे थे जिनका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए अनअपोज्ड वो क्या हो गए, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा तो ठोक दो लाइक यार, एक लाइक तो बनता है। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। देखिए मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। तो ये बात तो गलत हो, कैन नॉट, ये सही हो गई बिल्कुल। कैन नॉट लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, यानी ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। चलिए देखिए, मैं नेशनल इमरजेंसी आपको कल वाले वीडियो में, अगला जो कमिंग वीडियो आएगा उसमें पूरा स्टार्टिंग में नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी ये हमारे संविधान के भाग 18 में दी हुई है। और कहां से कहां तक है भैया, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 में आपको स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है, और 360 में आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। इनके क्या क्या आधार होते हैं, कब कब ये भारत में लगी है, ये सब वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगा। तो अभी ये पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक ऑर्डिनेंस इवन व्हेन पार्लियामेंट इन सेशन। देखिए ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस बनाने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 123 में है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑर्डिनेंस एक केस में बना सकता है जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही हो या सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, तभी वह ऑर्डिनेंस बना सकता है, अध्यादेश को ला सकता है। तो यहां पर ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा क्या है कि पार्लियामेंट का यदि सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन में है, क्या तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। यानी आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्योंकि यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे करेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन, फर्स्ट करेक्ट है। कई बार वो एग्जामिनर क्या होता है यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ लेता है, और हम समझते हैं कि उसने करेक्ट ही पूछा होगा, इसलिए आपको प्रश्न अध्ययन करते समय प्रश्न को सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही यदि सावधानी से नहीं पढ़ा तो आंसर आप क्या देंगे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके हिंदी मीडियम में भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, केवल एक सही है। अब देखिए थोड़ा सा मैं मनी बिल को लेकर यहाँ पर आपके सामने, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ पर थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ मनी बिल के बारे में। मनी बिल होता क्या है, तो मैंने आपको बताया हुआ कि मनी बिल कौन से अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद नंबर 110 में आता है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए पार्लियामेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, लोकसभा आएगा। क्या आएगा दोस्तों, लोकसभा आएगा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर संसद की जगह क्या आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक टाइपिंग की हो जाती है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मनी बिल को लेकर एक नोट मैंने यहां पर डाला है, व्हेन द मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस। देखिए लिखा भी हुआ है कि जब मनी बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, ही मे आइदर गिव और विथहोल्ड असेंट ऑन मनी बिल। Under the Constitution, a money bill cannot be written to the House by President
फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि मनी बिल पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है या रोक भी सकता है, पर उसे पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। मैंने ये प्रश्न न जाने कितनी बार देखा है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहां पर अगर प्रश्न आ जाए कि मनी बिल पर राष्ट्रपति कौन सी पावर का यूज नहीं कर सकता, वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, तो आंसर आएगा सस्पेंसिव वीटो पावर, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ठीक है। या पॉकेट वीटो पावर का यूज कर सकता है वो, नो डाउट, पर पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता संसद को, ठीक है। आगे अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, ये प्रश्न तो बहुत आसान है। इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ, पहले तो मुझे बताइए राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर 54 में दिया गया है, इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। आपको राष्ट्रपति के शायद पूरे आर्टिकल यहां पर याद होंगे, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर मैंने आपको 62 तक के बता दिए हैं। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूं। 52 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा गया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां उसी में निहित होगी, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 54 में इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 55 में जो है उसके मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की गई है, राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग। और मैं आपको आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 40, उसमें मैनर ऑफ इलेक्शन का एक क्वेश्चन मैं लेकर आपके सामने आया हूं। 56 उसके टेन्योर की बात करता है, रिजाइन की बात करता है। 57 उसके री इलेक्शन की बात करता है कि एक भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। 58 किसकी बात करता है, क्वालिफिकेशन की बात करता है। 59 उसकी सर्विसेज की बात करता है। 60 उसकी ओथ की बात करता है, शपथ की बात करता है। 61 में महाभियोग है और 62 में उसका जो है ये दे रखा है कि नया राष्ट्रपति जो है पुराने राष्ट्रपति की कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुन लिया जाना चाहिए। 62 को भी मैंने डिस्क्राइब भी किया आपके सामने। चलिए 36 में कह रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आना चाहिए। तो भैया इलेक्टोरल कॉलेज में आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि इलेक्टेड, पहली बात तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी आते हैं ना वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखना। नॉमिनेटेड मेंबर यहां पर भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे वो संसद के हों, नॉमिनेटेड मेंबर तो यहां भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, ये तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं। आगे कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर नहीं आएगा। यहां पर देखिए स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्यों की जो दो हाउस होते हैं, मैंने आपको बताया 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है, क्योंकि राज्यों में भी क्या होता है, एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं। और 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है। पहले 7 थे, पर चूंकि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो अब कितने बचे हैं, 6 राज्य बचे हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आएगा कर्नाटक, दूसरा यहां पर आएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा यहां पर आएगा महाराष्ट्र, चौथा यहां पर आएगा बिहार, पांचवा आपका आएगा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से एक अलग होकर 2 जून 2014 को राज्य बना है, वो था तेलंगाना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर राजस्थान के कोई व्यक्ति हैं तो कुंभा नाम राजस्थान में हिस्ट्री में आता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कुंभा, KUMBA कुंभा। मैंने भी ऐसे याद किया हुआ है, कुंभा राजस्थान की हिस्ट्री में आता है, मेवाड़ से रिलेटेड। आपने मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मेवाड़ में कुंभा का नाम तो जरूर सुना होगा। और टी आपको ऐसे याद रह जाएगा कि भैया आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना है ये, तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है तो इसमें भी विधान परिषद होगी। तो ये बात सेकंड ऑप्शन जो इसका क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों हाउस नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट, बिल्कुल ये सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स। आगे कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। देखिए मैं आपको बता भी चुका हूं कि भैया 70वां संशोधन अधिनियम आया था एक 1992 में। हमारे मूल संविधान में तो
पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स का और राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर का ही जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। पर 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल कर लिया गया है। दिल्ली की विधानसभा कब बनी थी दोस्तों? 1991 में बनी थी, और पुडुचेरी में विधानसभा कब बनी थी? 1963 में बनी थी। हो सकता है शायद मैंने लास्ट वीडियो में 1962 यहाँ पर बता दिया हो, तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। 1963 में यहाँ पौंडीचेरी की विधानसभा बनी थी। ठीक है, तो ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन क्या क्या आ गए इसके? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ मुझे सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वही हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बताया है। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज जो है मैंने आपको बताया 54 में है, और 54 का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर करें। वैसे तो पिछले वीडियो में मैं पूरा जिक्र यहाँ करा चुका हूँ, पर एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। दोहराना है, जितना रिवीजन आप करेंगे ना, जितना रिवाइज आप करेंगे ना दोस्तों, उतना ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी, मंजिल के करीब होते चल जाएंगी। तो रिवीजन करिए। कहते हैं ना कि 100 बुकों से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ना। तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि मैं एक एक टॉपिक को यहाँ पर इसी अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन आपके पर अच्छा डाल दिया और लास्ट वीडियो में सर ऐसा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वादा है मेरा, मैं बिल्कुल जितने भी 100 वीडियोस लगभग होंगे पॉलिटी के, क्योंकि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है 10 क्वेश्चन का ही, है ना। तो 100 वीडियो में टोटल आपके सामने लेकर आऊँगा पॉलिटी के, और इसी आप देखेंगे, चाहे मेरा फर्स्ट वीडियो हो चाहे 100 वीडियो, आप इसी प्रकार हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूंगा। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं ये अब आपको बता चुका हूँ। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपने मेरा अटॉर्नी जनरल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं वो सब दूर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है तो वो अटॉर्नी जनरल का वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेसिडेंट के जैसे ही कंप्लीट वीडियो जाएंगे, 2 वीडियो और मैं प्रेसिडेंट के लेकर आऊंगा, तो टोटल 5 वीडियो टोटल प्रेसिडेंट के होंगे। 5 वीडियो देखने के बाद आपके प्रेसिडेंट से कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। ठीक है, आप मार्केट में जितनी भी पॉलिटी की बुकें मिलती हैं आप उनसे एमसीक्यू लगा सकते हैं। थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आपको। थ्योरी में आपको यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, चाहे आपने कितनी बार पॉलिटी पढ़ ली हो, आप इसमें लर्नर हो, बिगनर हो, एडवांस हो, या आप वेटरन हो, कितने कोई भी हो, ठीक है, तो सभी इस लेवल के स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। आप खुद देखेंगे यहाँ पर कि एक एक सर ने चीज़ों को समझा रखा है, और बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि रिवाइज जितना करोगे उतनी बार इस चीज़ों को अच्छे से सीखोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। और दिमाग लेकर ही एग्जाम में जाना है, नोट्स लेकर तो नहीं जा सकते। तो मेरा उद्देश्य आपकी खोपड़ी में डायरेक्ट फिट करना है चीज़ों को। ठीक है, विथ कॉन्सेप्ट। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भैया गलत हो गया। अटॉर्नी जनरल जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि अगर संसद का सदस्य होगा तो अटॉर्नी जनरल को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जबकि हमने तो पढ़ा है कि संसद के कार्य में तो वो भाग ले सकता है, प्रोसीजर में तो वो भाग ले सकता है, पर संसद में वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 76 में है। और इसे अपॉइंट कौन करता है? तो इसे अपॉइंट करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर किया जाता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर किया जाता है, मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। आगे है, ही कैन रिमूव बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, 3 ऐसे पोस्ट होती हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। जिसमें सबसे पहले तो भैया अटॉर्नी जनरल ही आता है, दूसरा गवर्नर आता है, गवर्नर, तीसरा कौन सा आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
देखिए गवर्नर के साथ यहाँ पर जो है, अगर गवर्नर तो कहाँ होता है दोस्तों, स्टेट में होता है, जबकि यूनियन टेरिटरी में आपको बताया है कि या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, उपराज्यपाल बैठता है, या एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, प्रशासक बैठता है, या चीफ कमिश्नर बैठता है, उच्च मुख्य आयुक्त बैठता है। और मुख्य आयुक्त तो सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी में बैठता है, वो है आपकी चंडीगढ़, और वो भी कौन होता है, जो पंजाब का गवर्नर होता है। ये सब कुछ आपको पिछले वीडियो में 1 बाय 1 डिटेल में बताया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2, न तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आ गया मनी बिल का। अब भैया प्रश्न अगर मनी बिल का आ गया तो आपसे इस प्रश्न का आंसर प्रश्न पढ़ते ही होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल के बारे में आपने पढ़ लिया है। ए मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस ओनली विद द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की, बिल्कुल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और पार्लियामेंट में भी सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो लोकसभा में करते हैं, ये बात याद रखना आप, ठीक है। मनी बिल कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 110 में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा। अच्छा इसमें ऑप्शन यहाँ पर प्रेसिडेंट पहले आ गया, यहाँ पर राष्ट्र, कोई बात नहीं, आंसर राष्ट्रपति ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 4 आर्टिकल, देखिए कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पर याद भी हो जाएंगे आपको। आर्टिकल नंबर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन दिया गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 54 आपसे क्या बात करता है, इलेक्शन की और इलेक्टोरल कॉलेज की, चुनाव की और निर्वाचन मंडल की बात करता है। 55 में मैंने अभी आपको बताए थे सारे के सारे आर्टिकल, इसमें क्या लिखा गया है, मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका लिखा गया है कि भैया राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे चुनाव होता है। और मैं अभी आपको बताने भी वाला हूं, 55 को लेकर थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपको, ठीक है। 60 क्या है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये गलत हो गया, क्योंकि इम्पीचमेंट तो कहाँ दिया गया है, आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। इम्पीचमेंट पर मैंने पूरा वीडियो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर में आपको समझाया हुआ है। अच्छा 60 में क्या है, तो 60 में आपके ओथ दी गई है, और ओथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 29 में ही एक प्रश्न पूछा था कि बताइए जो तीनों सेनाओं का हेड होता है, राष्ट्रपति होता है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 के सेकंड सब क्लोज में दिया गया है। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले केशव शर्मा ने मुझे बताया है, तो मैं उनको जल्द ही बैग यहाँ से कुरियर करा दूंगा, और उनकी फोटो आपको बहुत जल्दी मैं आपको इस वीडियो में डालूंगा भी, ठीक है। तो एक वीक में 2 वीडियो मेरे ऐसे आएंगे जिनमें मैं आपसे ऐसा एक एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो आपके एड्रेस पर गौरंगा क्लासेज का बैग फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहां पर ये सी ऑप्शन इसका गलत हो गया। आर्टिकल नंबर 123 आपसे क्या कहता है, ऑर्डिनेंस की बात करता है, बिल्कुल सही भी है, अभी हमने देखा भी है। तो यहां पर 3 सही हो गए, यानी गलत कौन सा हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। आंसर सुमेलित नहीं है, यही पूछा है, तो नहीं है मतलब भैया यही नहीं है, क्योंकि 60 में तो ओथ दी गई, जबकि यहाँ महाभियोग की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया भी है आर्टिकल नंबर जो 55 है उसमें आपके मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की गई है। अब देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, उसमें 3 चीजें होती है। पहला तो क्या होता है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, ठीक है। दूसरा यहां पर होता है, 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे पहला सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।
एंड द वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट में होती है और इनडायरेक्ट होती है, अप्रत्यक्ष होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है जनता के द्वारा नहीं होता है। जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अगर आपको ये तीनों चीजें जाननी है कि सर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है आर्टिकल नंबर 55 में, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, वो बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आर्टिकल नंबर 55 की बात करें तो यहां पर देखिए आर्टिकल नंबर 55 में समतुल्यता की बात की गई है। समतुल्यता का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके कुल मतों का मूल्य यानी टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बराबर होनी चाहिए सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों के बराबर होनी चाहिए। इट मीन्स ये कह सकते हैं टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होती है वो टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विथ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहां पर दिल्ली और पुडुचेरी की भी आएगा, प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये दोनों यहां पर आएंगे, तो ये बराबर होनी चाहिए। यही क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट का होता है उतना ही सेम रिप्रेजेंटेशन जो है वो विधानसभाओं का होता है। इसे ही कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समतुल्यता की बात करता है। चलिए, और आज का आखिरी प्रश्न जो है इसका आंसर तो आप एक झटके में दे देंगे, चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे, पॉकेट वीटो पावर। और पॉकेट वीटो पावर में मैंने आपको बताया है राष्ट्रपति जो है इस बिल, यदि किसी बिल पर पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है कि वह कितने समय में उसको पास करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए वह उसे होल्ड पर डाल सकता है। और आपको पता भी होगा कि 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह और उन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल को लेकर पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, जिसको बाद में आर वेंकटरमन जो थे उन्होंने पारित कर दिया था। तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा अनिश्चित समय। चलिए, तो आज का वीडियो हमारा ये खत्म होता है। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं आपके सामने कोई वीडियो लाऊंगा, और अगले वीक में 2 वीडियो ऐसे होंगे जिसमें मैं आपसे ऐसी क्विज पूछने वाला हूं जिसका आंसर यदि कमेंट बॉक्स में आप करते हैं सबसे पहले, भाई सबसे पहले करना है, और एक ही व्यक्ति जो सबसे पहले करेगा उसी को बैग मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी व्यक्तियों को बैग मिलेगा। तो मैं अगले वीक 2 प्रश्न आपसे 2 वीडियो में पूछूंगा, और जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा उसे बैग फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर पर भिजवाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना, अगर सबसे पहले कमेंट करना तो सबसे पहले वीडियो देखना पड़ेगा, और सबसे पहले वीडियो देखना है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों, मैंने आपसे वादा भी किया है कि जैसे ही हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं हम लोग ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इसे लाइव पढ़ाऊंगा, क्योंकि YouTube की एक पॉलिसी है कि जब तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं आप लाइव नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपके लिए एक तो स्टैटिक जीके की एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज और दूसरा यहाँ पर पॉलिटी को लाइव पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू दोस्तों। चलिए, फोरम क्लासेस के YouTube चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। लाइक करना, वीडियो पसंद आया है और नहीं मेरी मेहनत पसंद आई तो डिसलाइक करना, जो भी करना है पर करना, रिएक्शन होना चाहिए दोस्तों।
कमेंट में मुझे बताना कि क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।